एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। मैं सत प्रवीण और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले ज्योग्राफी का जो 7 चैप्टर है रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट, उसको वन शॉट में कवर करने वाले। ठीक है, सो ज्योग्राफी की जो वन शॉट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी उसका ये 7 चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग सबसे पहले रीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रीजनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेसन का नाम है रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट। रीजन क्या होता है उससे स्टार्ट करते हैं, रीजन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट दिए हैं उसको कवर करते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहला रीजन। रीजन का बेसिक मीनिंग होता है, बेसिक डेफिनेशन जो दिया है स्टार्टिंग में लेसन के, वो ये है कि इट इज ज्योग्राफिकल एरिया दैट distinguishes itself from other areas। ठीक है, सो रीजन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ज्योग्राफिकल एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक बाउंड्री वाला एरिया है जो डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर एरियाज, मतलब दूसरे एरिया से अलग है। ठीक है, सपोज करो ये एक छोटा सा एरिया है और ये एक दूसरा एरिया है, वो दोनों बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ये जो एक एरिया रहेगा ए और ये एक एरिया रहेगा बी, तो ये अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहा है इससे, मतलब ये टोटली अलग रहेगा, ये टोटली अलग रहेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सो अ ज्योग्राफिकल एरिया दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम अदर एरियाज, उसी को रीजन बोला जाता है। ठीक है, जैसे वो रीजन लोएस्ट लेवल पे भी हो सकता है, विलेज भी हो सकता है, टाउन भी हो सकता है, सिटी भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, और पूरा का पूरा जो कंट्री है वो भी हो सकता है। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल एरिया रहेगा जो दूसरे रीजन से या फिर दूसरे एरिया से अलग रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा बॉक्स दिया है, उसको कंप्लीट करते हैं। नॉर्मली ये समझो कि जो भी रीजन होता है, ठीक है तो जो भी ज्योग्राफिकल एरियाज या फिर रीजन्स होते हैं उसके कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और वो कॉमन फैक्टर के बेसिस पे उसका जो टाइप है वो डिसाइड होता है। कौन सा टाइप? या तो पॉलिटिकल रहेगा या फिर फिजिकल। फिजिकल मतलब जो नॉर्मली नेचुरल रहते हैं, नेचुरल फीचर्स रहते हैं, नेचुरल स्पेशलिटीज रहती है, और जो मैनमेड स्पेशलिटीज या फिर मैनमेड चीजें रहती है। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रीजन्स में। ओके, तो सबसे पहला ये जो छोटा सा बॉक्स दिया है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्या दिया है? गंगा रिवर बेसिन। ज्योग्राफिकल एरियाज कुछ दिए जैसे कि गंगा रिवर बेसिन, अमेजोन रिवर बेसिन, मिसिसिपी रिवर बेसिन, नाइल रिवर बेसिन। अभी ये सारे के सारे कहाँ पे है? तो गंगा रिवर बेसिन अपने इंडिया में है, अमेजोन रिवर बेसिन जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, उसके बाद मिसिसिपी रिवर बेसिन ये यूएसए में है, नाइल रिवर बेसिन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो सबका कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, कॉमन फीचर क्या दिख रहा है कि वो रिवर्स है सारे के सारे। ठीक है, और वो रिवर्स नेचुरल फैक्टर्स में आ जाएगा तो फिर वो फिजिकल या फिर नेचुरल फैक्टर में आ जाएगा, फिजिकल जो फिजिकल फीचर्स में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमको सॉल्व करना है बाकी के सारे जो बॉक्सेस है। सबसे पहला हिमालयन रीजन, एल्प्स रीजन, वेस्टर्न घाट्स, रॉकीज, काउकासस, ये कुछ माउंटेन्स के नाम है। ठीक है, तो ये इनका कॉमन फीचर क्या हो जाएगा यहाँ पे? माउंटेन। ठीक है, उसके बाद इसका जो टाइप हो जाएगा वो फिजिकल, क्योंकि माउंटेन भी फिजिकल फीचर्स में आएंगे या फिर नेचुरल फीचर्स में आएंगे, तो फिर वो जो टाइप हो जाएगा दैट इज फिजिकल। उसके बाद नेक्स्ट मराठवाड़ा करके दिया है। ठीक है, मराठवाड़ा, उसके बाद विदर्भ, खानदेश, कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के कुछ पॉलिटिकल डिविजन्स है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। मतलब महाराष्ट्र को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, मराठवाड़ा हो गया, कोंकण हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा। मुंबई नहीं, मुंबई तो अपने इसमें ही आता है कोंकण एरिया में। और पालघर से लेके पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये सारा कोंकण एरिया में आता है। तो ये नॉर्मली कॉमन फैक्टर इनका क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको बनाया गया है। और इसका जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा? पॉलिटिकल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग तो दैट इज थार डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, द गोबी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है। थार डेजर्ट अपने इंडिया में आता है। उसके बाद जो अरेबियन डेजर्ट है वो सऊदी अरेबिया की साइड आता है। गोबी डेजर्ट चाइना में है। उसके बाद सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। तो सबका कॉमन फैक्टर क्या है? डेजर्ट, ऑफ कोर्स। ठीक है,
और इसका जो टाइप रहेगा वो पॉलिटिकल रहेगा या फिजिकल रहेगा, फिजिकल रहेगा क्योंकि ये नेचुरल चीज है, सिंपल। ओके, सो आज का हमारा वन शॉट लेक्चर है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन जो ऐसे स्पेशली बॉक्सेस वगैरह दिए रहेंगे, जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह दिए रहेंगे, वो थोड़े से कम ही देखेंगे, ताकि अपना जो बाकी के मेन कंसेप्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है या फिर मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से कवर हो सके कॉम्प्रिहेंसिवली। तो एक दो और देखते हैं, उसके बाद डन कर देते हैं इसको। राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, मणिपुर, ठीक है, ये इनका कॉमन फैक्टर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, सिंपल। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए स्टेट्स है। उसके बाद इनका जो ये रहेगा टाइप क्या रहेगा? पॉलिटिकल, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, पुणे, भोपाल, न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, म्यूनिक, शंघाई, ये दुनिया के अलग अलग सिटीज है, जैसे पुणे, भोपाल, ये अपने इंडिया के हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका का है, उसके बाद मैनचेस्टर यूके का है, शंघाई चाइना का है, वगैरह वगैरह। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज सिटीज, दे आर सिटीज, ठीक है। और वो कौन से टाइप में आएगा? पॉलिटिकल, क्योंकि सिटीज इंसान खुद बनाता है, वो मैनमेड चीज है, सो इट इज पॉलिटिकल, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। बाकी के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद सो नेक्स्ट, कोई भी अगर एरिया रहता है, ठीक है, भले वो छोटा सा एरिया हो, स्मॉल एरिया हो, या फिर लार्ज एरिया हो, इसके कुछ कॉमन फीचर्स रहते हैं। कोई भी एरिया, छोटे से छोटा एरिया जैसे विलेज, बड़े से बड़े एरिया जैसे स्टेट वगैरह, उसके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो जो कॉमन फीचर्स रहते हैं, जो भी रहेंगे, फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं या फिर पॉलिटिकल फीचर्स होते हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो भी छोटा एरिया या फिर बड़ा एरिया रहेगा, स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया, जिसके कुछ कॉमन फीचर्स रहेंगे, और वो कॉमन फीचर्स ही उस एरिया की आइडेंटिटी बन जाएगी। इसके बारे में देखते हैं हम लोग, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये कॉमन फीचर्स कैसे हो सकते हैं? एक तो नेचुरल हो सकते हैं, दूसरा मैनमेड हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन फीचर्स नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल मतलब फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या आएगा? सबसे पहले सपोज करो क्लाइमेट आएगा, क्लाइमेट आ सकता है, फिजियोग्राफी आ सकता है, फिजियोग्राफी। उसके बाद थर्ड, वेजिटेशन, फोर्थ, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये सारी चीजें आ सकती है। सो नेचुरल में क्लाइमेट मतलब सपोज करो कहीं का किसी ऐसा कोई ऐसा एरिया है जहाँ का क्लाइमेट सेम है पूरे एरिया में, जैसे कश्मीर, कश्मीर का पूरा जो कश्मीर का एरिया है वहाँ पे क्लाइमेट सेम है, ठंडा क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। फिजियोग्राफी वहाँ पे कश्मीर में कैसे रहेगी? फिजियोग्राफी सेम रहेगा, माउंटेन्स वगैरह, हिल्स वगैरह, या फिर जो वैलीज है वो सारी रहेंगी। पेरेनियल रिवर्स रहेंगे, मतलब 12 महीने फ्लो करने वाले रिवर्स वगैरह वगैरह। वहाँ का वेजिटेशन सेम रहेगा, जैसे कश्मीर में नॉर्मली ऐसे क्रिसमस ट्री जैसे जो कॉनिफेरस ट्रीज है वो ज़्यादातर होते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो वैसे पेड़ ज़्यादा रहेंगे, पाइन ट्रीज, देवदार ट्रीज वगैरह वगैरह। वाइल्ड लाइफ सेम तरह का रहेगा, वहाँ पे स्नो लेपर्ड वगैरह पाया जा सकता है, ठीक। सो इस तरीके से हर एक एरिया में ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स, जिसके ऊपर वो एरिया का कॉमन फीचर बन जाता है। जैसे कश्मीर का ठंडा क्लाइमेट हो जाएगा, तो वो कॉमन फीचर, कश्मीर का जो कॉमन फीचर रहेगा ठंडा क्लाइमेट या फिर कोल्ड क्लाइमेट। उसके ऑपोजिट दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो राजस्थान, राजस्थान का हॉट डेजर्ट रहेगा, डेजर्ट वाला इलाका है, तो वहाँ पे हॉट टेम्परेचर, हॉट क्लाइमेट रहेगा, उसके हिसाब से वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहेगा, उसके हिसाब से उसका वहाँ पे वेजिटेशन मतलब जो भी प्लांट्स है वो रहेंगे, कैक्टस वगैरह वहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे डेजर्ट में कैक्टस वगैरह पाया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ अलग तरह का, वहाँ पे सांप वगैरह पाए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये सारे जो फैक्टर्स है वो नेचुरल फैक्टर्स है, जो एक कॉमन फीचर की तरह काम करते हैं किसी भी एक एरिया के लिए। नेक्स्ट है मैनमेड फैक्टर्स। मैनमेड फैक्टर्स में सबसे पहला तो हम लोग अगर देखें तो अपना पॉलिटिकल फैक्टर आता है। पॉलिटिकल फैक्टर मतलब नॉर्मली जिसको पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाता है। सेकंड, जैसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के लिए। और जो थर्ड है, ये तो पॉलिटिकल हो गया, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हो गया। जो थर्ड है मैनमेड में,
दैट इज लैंग्वेज। ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ों में जैसे स्टेट्स हो गए, सिटीज़ हो गए, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज में मतलब दो एरियाज को डिवाइड करने के लिए बाउंड्रीज का यूज़ किया जाता है। बाउंड्रीज इंसान खुद बनाता है, तो फिर वो मैनमेड फैक्टर में आ जाएगा। लैंग्वेज, लैंग्वेज एक कॉमन फैक्टर हो सकता है। जैसे सपोज करो गुजरात, गुजरात में गुजराती लोग ज़्यादा लोग गुजराती बोलने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले ज़्यादा लोग रहेंगे। तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। ऐसे किसी भी एरिया का एक कॉमन फीचर लैंग्वेज भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा। तो वो सारे मैनमेड फैक्टर्स है, ऊपर नेचुरल फैक्टर्स। और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इनके आपके बुक में। तो नेचुरल फैक्टर्स का एक एग्जांपल दिया है हिमालय। ठीक है, हिमालय जितना भी हिमालय का पार्ट है, वो पूरा का पूरा जो एरिया है, वो वहाँ का क्लाइमेट सेम रहेगा, वहाँ का फिजियोग्राफी सेम रहेगा माउंटेन्स वाला। वहाँ का जो वेजिटेशन है मतलब प्लांट सेम रहेंगे ऑलमोस्ट, और वाइल्ड लाइफ भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो फिर वो सारे कॉमन फीचर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा। और जो मैनमेड फैक्टर का है वो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं महाराष्ट्र। एक महाराष्ट्र हो जाएगा अपना, जो पॉलिटिकली उसको बॉर्डर से कवर किया गया, मतलब चारों तरफ से बॉर्डर है उसके। ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र का चारों तरफ से बॉर्डर है, मतलब एक साइड से तो समंदर है, लेकिन बॉर्डर से कवर किया गया। बॉर्डर्स इंसान खुद बनाता है, तो बॉर्डर्स इंसान खुद बनाता है, तो फिर वो मैनमेड फैक्टर में आ जाएगा, मैनमेड कॉमन फीचर में आ जाएगा। ठीक है, सो दूसरा एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ये दोनों अलग अलग एरियाज है, अलग अलग रीजन्स है, जिनको सेपरेट किया गया है बाय द बॉर्डर्स, मैनमेड बॉर्डर्स। ठीक है, आई होप आपको इतना ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ रहेगा। सो नेक्स्ट, और भी कुछ एग्जांपल्स दें आपके बुक में। जैसे अदर एग्जांपल्स में एक पुणे आ जाएगा, दूसरा अहमदनगर। ये दोनों ही सिटीज है अपने महाराष्ट्र के। ठीक है, सो अदर एग्जांपल्स में ये आ जाएंगे। अभी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पुणे और अहमदनगर क्या है, सिटीज है। सिटीज है मतलब डायरेक्टली उनको पॉलिटिकली बनाया गया है, बॉर्डर्स वगैरह बना के, तो वो मैनमेड कॉमन फीचर में आ जाएगा। ठीक है, ये मैनमेड में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल नेचुरल का अगर देखेंगे हम लोग, तो नेचुरल का ये एग्जांपल ले सकते हैं। एक इंडस रिवर प्लेन्स है, दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन्स है। ठीक है, सो इंडस रिवर प्लेन्स मतलब क्या, सपोज करो यहाँ पे छोटा सा रफ डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ से एक रिवर आती है इंडिया की, सपोज ईस्टर्न ईस्टर्न साइड हम लोगों ने निकाला है, तो यहाँ पे चाइना से एक रिवर आती है और फिर वो कश्मीर से होके पाकिस्तान में जाती है। इसको बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक है, दूसरी रिवर यहाँ चाइना से ही निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करके आसाम होकर के फिर बांग्लादेश की तरफ जाती है। यह है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, एक इंडस रिवर है, दूसरी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो इंडस और ब्रह्मपुत्रा ये ईस्टर्न साइड से स्टार्ट होती है रिवर्स, और ये जहाँ पे जब जाएगी, सपोज करो एक छोटा सा माउंटेन से निकल रही है, ये सपोज छोटा सा माउंटेन है, और यहाँ से ये रिवर नीचे फ्लो कर रही है। तो फिर जैसे ही वो माउंटेन से नीचे आएगी, तो उसका जो रिवर फ्लो रहेगा, उसका जो पानी का फ्लो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर वो क्या करता है, सॉइल को इरोड करते हुए आगे लेके जाता है। तो सॉइल को इरोड करते हुए आके लेके जाएगा, तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे वो सारा का सारा जो सॉइल है उसको डिपॉजिट करेगा आजू बाजू में किनारे पे। ठीक है, तो जहाँ पे भी डिपॉजिट करेगा वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेन्स बन जाता है। प्लेन्स मतलब बहुत बड़ा मैदानी इलाका बन जाता है, जहाँ पे वो सारा सैंड सॉइल वगैरह डिपॉजिट होता है। तो इंडस की वजह से जो भी प्लेन्स क्रिएट हुए उसको इंडस रिवर प्लेन्स बोला जाता है। ब्रह्मपुत्रा की वजह से जो प्लेन्स क्रिएट हुए उसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बोला जाता है। और ये दोनों ही, इनका जो कॉमन फीचर है वो रिवर है। रिवर एक नेचुरल फैक्टर है। सो फिर नेचुरल का एग्जांपल इंडस रिवर प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा रिवर प्लेन्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो उनका कॉमन फीचर रिवर रहेगा, जो उनको डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे से। सिंपल। ठीक है, ऐसा दूसरी एरिया से डिस्टिंग्विश करता है ऐसा। ओके, ओके। और एक चीज है जो आपके बुक में दिया है, दैट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रीजन।
मतलब किसी भी रीजन की स्पेशलिटीज क्या होती है उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहला जो स्पेशलिटी होता है उसका लोकेशन, किसी भी एरिया का लोकेशन या फिर रीजन का लोकेशन कहाँ पे है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेकंड जो एट्रीब्यूट होता है दैट इज स्पेटियल एक्सटेंट। स्पेटियल एक्सटेंट मतलब वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है, वो रीजन कहाँ तक फैला हुआ है उसको बोलते हैं स्पेटियल एक्सटेंट। जैसे सपोज करो ये रीजन यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, इतना ये छोटू सा, सपोज थोड़ा सा, हाँ, तो ऐसा सपोज करो बड़ा सा रीजन है जो यहाँ से लेके ये साउथ पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये ऐसे इतने सारे डायरेक्शंस में ऐसे स्पेस बना के फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला उसका लोकेशन, उसके बाद उसका स्पेटियल एक्सटेंट, ओके, या फिर स्पेस। देन जो थर्ड चीज है दैट इज, एक हो गया लोकेशन, देखिए सेकंड हो गया स्पेटियल एक्सटेंट, थर्ड हो गया बॉर्डर या फिर बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री मतलब उसका जो बॉर्डर एरिया है वो कहाँ तक फैला हुआ है या फिर कहाँ तक उसकी लिमिट है, वो बॉर्डर वाला एरिया, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स है, एक लोकेशन, स्पेटियल एक्सटेंट, बाउंड्री, और फोर्थ होता है दैट इज हायरार्कियल अरेंजमेंट। हायरार्कियल अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, एक ही रीजन्स को सब रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इधर इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके जो प्लेन्स है, ठीक है। सपोज करो इंडस रिवर का जो प्लेन है वो यहाँ पे है, इंडस का छोड़ो जाने दो, अपने को ब्रह्मपुत्र भी ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का प्लेन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो गंगा रिवर का प्लेन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से उत्तराखंड से गंगा रिवर निकलती है और ये साउथ की तरफ जाती है, मतलब यूपी बिहार वेस्ट बंगाल करके बांग्लादेश की तरफ से डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। सो यहाँ पे इस गंगा रिवर की वजह से जो भी वो सैंड सॉइल लेके आती है वो यहाँ पे डिपॉजिट करती है और यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेन एरिया क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इस साइड वाला पंजाब हरियाणा वाला, तो उसको डिवाइड किया गया। ये पूरा का पूरा जो पीला पार्ट दिख रहे हो आप वो गंगा रिवर प्लेन्स में आता है, मेजोरिटी पार्ट। उसका जो एक हिस्सा है उसको सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया या फिर हायरार्की में डिवाइड किया है। एक हिस्सा पंजाब हरियाणा प्लेन्स, दूसरा हिस्सा जो गंगेटिक प्लेन्स यहाँ पे या फिर ईस्टर्न गंगा प्लेन्स वगैरह वगैरह, और तीसरा हिस्सा थोड़ा सा ये मरुस्थली करके है, थोड़ा सा नीचे राजस्थान के साइड, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। सो पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ईस्टर्न गंगा प्लेन्स और थार डेजर्ट का प्लेन, ये तीनों जो डिविजन्स है वो हायरार्की बताते हैं। मतलब जैसे एक होता है पीएम देश के लेवल पे, दूसरा होता है सीएम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह वगैरह, ये हायरार्की है। तो वैसे ही एक बड़ा प्लेन रहेगा गंगा प्लेन्स, उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे प्लेन्स में, तो उसको हायरार्कियल अरेंजमेंट बोला जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है या फिर फीचर है किसका, रीजन का, किसी भी रीजन का, ओके। आई होप आपको इधर तक क्लियर हुआ रहेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रीजन्स करके एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रीजन्स। अगर रीजन्स के टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहला उसके तीन मेन टाइप्स पड़ते हैं। पहला तो अपना फिजिकल रीजन। फिजिकल रीजन मतलब जहां पे फिजिकल फीचर्स जो रहते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह वगैरह, वो कॉमन फीचर रहते हैं। सेकंड होता है फंक्शनल रीजन, ये एक टाइप है। और तीसरा होता है पॉलिटिकल रीजन। हम लोगों ने फिजिकल थोड़ा सा देख लिया था, पॉलिटिकल रीजन देख लिया था, सिर्फ फंक्शनल देखना बाकी है। फिर भी हम लोग तीनों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फिजिकल रीजन मतलब सिंपल, जहां पे नेचुरल फैक्टर्स आते हैं, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स। ये तो आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद पॉलिटिकल रीजन मतलब क्या होता है, जो जहां पे डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स आते हैं। डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स आते हैं, बॉर्डर्स मतलब जैसे कि यूएसए का बॉर्डर रहेगा, कनाडा का बॉर्डर रहेगा, इंडिया का बॉर्डर रहेगा, या फिर इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है उनके बॉर्डर्स रहेंगे, सिटीज है उनके बॉर्डर्स रहेंगे। तो जहाँ पे बॉर्डर से दो एरियाज को डिवाइड किया जाता है, फिर अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो उसको पॉलिटिकल रीजन कहलाया जाता है। सिंपल। पॉलिटिकल रीजन को और एक नाम है दैट इज फॉर्मल रीजन्स।
फॉर्मल रीजन का बेसिक मीनिंग होता है, जो फॉर्मल रीजन, पॉलिटिकल रीजन का ही दूसरा नाम फॉर्मल रीजन है। फॉर्मल रीजन मतलब क्या होता है, उसका छोटा सा डेफिनेशन बताया है, जहां पे वेर वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन। ठीक है, मतलब जहां पे पॉलिटिकल रीजन ऐसा ही रीजन रहेगा या फिर फॉर्मल रीजन ऐसा रीजन रहेगा जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक या फिर कॉमन फीचर्स रहेंगे। जैसे सपोज करो, एक हो गया लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तीसरा हो गया क्लाइमेट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन हो सकता है, फिर एक्टिविटी हो सकता है, या फिर तीसरा क्लाइमेट हो सकता है। ये तीनों चीजें एक ही रीजन में पाई जा सकती है। जैसे कि सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद का क्लाइमेट सेम रहेगा, कॉमन फीचर पूरे अहमदाबाद में, पूरे रीजन में। सेकंड, वहाँ का लैंग्वेज सेम रहेगा, गुजराती। ठीक है, मोस्ट ऑफ ज्यादा ज्यादा परसेंटेज में मेजोरिटी लोग वहाँ पे गुजराती बोलेंगे। थर्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, जैसे टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है अहमदाबाद। सो फिर ऐसा कोई भी रीजन जहां पे एक से ज्यादा कॉमन फीचर्स हो, एक से ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको फॉर्मल रीजन बोला जाता है। फॉर्मल रीजन पॉलिटिकल रीजन का दूसरा नाम है। आई होप आपको क्लियर रहेगा। सो फिजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया। जो थर्ड है दैट इज अपना फंक्शनल। फंक्शनल में दोनों चीजें आ सकती है, एक तो वो फिजिकल फीचर्स भी शो कर सकता है, प्लस पॉलिटिकल फीचर्स भी शो कर सकता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल पुणे, या फिर कोई भी मेजर सिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या, फिजिकल फीचर्स, जैसे सपोज करो पुणे में बड़े बड़े माउंटेन्स है, ठीक है, तो फिर वो माउंटेन्स क्या हो जाएगा, फिजिकल फीचर हो जाएगा, कॉमन फिजिकल फीचर। पॉलिटिकल कॉमन क्या हो जाएगा, वहां पे बॉर्डर्स वगैरह है, या फिर दूसरा लैंग्वेज सेम है, मराठी सेम रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेम हो सकती है, बाकी के जो फैक्टर्स है, क्लाइमेट सेम हो सकता है वगैरह वगैरह। तो एक से ज्यादा अगर जो कॉमन फैक्टर्स रहेंगे तो उसको पॉलिटिकल बोलेंगे, और नेचुरल फैक्टर्स भी रहेंगे तो उसको फिजिकल बोलेंगे। तो फिजिकल प्लस पॉलिटिकल एक ही एरिया में, एक ही रीजन में अगर फिजिकल फैक्टर्स भी है और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है तो उसको फंक्शनल रीजन ऐसा बोला जाता है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक छोटा सा बॉक्स दिया है जिसमें ये सारी चीजें फंक्शनल रीजन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया। ठीक है, फंक्शनल रीजन जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था अभी। तो इसमें सपोज करो एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, ये फॉर्मल और फंक्शनल रीजन के बीच में डिफरेंस बता रहा है। फॉर्मल मतलब पॉलिटिकल रीजन, जस्ट जिसके बॉर्डर्स वगैरह हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कॉमन फीचर्स हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक तो बॉर्डर्स भी है, बाउंड्रीज भी है फॉर्मल रीजन्स, और अलग अलग फंक्शंस के लिए भी काम आ रहा है, तो वो फंक्शनल रीजन भी कहलाएगा। जैसे वाईफाई के लिए, टीवी टावर के लिए, मिल्क कलेक्शन सेंटर है, पिज्ज़ा आउटलेट है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सपोज करो ये छोटा सा एक एरिया है जो पूरा बॉर्डर से घिरा हुआ है, ये वाला, ये एक ही रीजन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो फिर इसके बॉर्डर से मतलब ये पॉलिटिकल एरिया हो जाएगा, पॉलिटिकल फॉर्मल एरिया हो जाएगा, फॉर्मल रीजन हो जाएगा। और दूसरी चीज इसमें अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो देखो, ये पिज्ज़ा आउटलेट का इतना रीजन है, ये पिज्ज़ा से रिलेटेड फंक्शन करता है। और ये मिल्क सेंटर का एक रीजन है, ये मिल्क कलेक्शन का फंक्शन करता है। ये वाईफाई का फंक्शन करता है इतना एरिया, ये टावर का फंक्शन करता है। मतलब अलग अलग मोर देन वन कॉमन फीचर्स है। ठीक है, तो ये फंक्शनल रीजन भी कहलाएगा। ओके, सो नेक्स्ट और एक बॉक्स दिया है, और ये हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो तीन मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी के आप सॉल्व करना। एक है फॉर्मल रीजन, दूसरा है फंक्शनल रीजन्स, और यहाँ पे उसके एग्जांपल्स दिए, आपको इसमें से पिक करना है और उसमें भरना है, सिंपल है। तो फॉर्मल रीजन का डेफिनेशन हम लोग ने देखा है, जहाँ पे मोर देन वन कॉमन फीचर रहता है उसको फॉर्मल रीजन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, फंक्शनल रीजन मतलब क्या, किसी भी एक फंक्शन को वो परफॉर्म करता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे फिजिकल प्लस जो पॉलिटिकल है वो दोनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है, यस, अगर आपको डाउट आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हम लोगों ने देखा था उसका बेसिक मीनिंग। ठीक है, ओके। सो इसमें से अगर एरिया को उठाएंगे तो उजनी डैम करके है, ठीक है, उजनी डैम। उजनी डैम मतलब डैम कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है, तो वो फंक्शनल रीजन में आ जाएगा। सेकंड, पुणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट, पीएमटी, ठीक है, वो भी किसी न किसी फंक्शन के लिए काम कर रहा है, मतलब कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है, तो पीएमटी इसमें आ जाएगा, फंक्शनल। उसके बाद सपोज करो कोल्हापुर, कोल्हापुर पूरी तरीके से बॉर्डर से घिरा हुआ है, कोल्हापुर मैनमेड चीज है पॉलिटिकल चीज में, तो ये कोल्हापुर इधर आ जाए। ठीक है, उसके बाद सपोज करो
तालुका हवेली, हवेली तालुका भी इधर आ जाएगा, क्योंकि वो एक एरिया है जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, ठीक है ऐसा। उसके बाद राइस प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ कुकन, राइस प्रोड्यूसिंग रीजन मतलब वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, सो वो फंक्शनल रीजन में आ जाएगा। उसके बाद जैसे सपोज करो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी, वो फंक्शन कर रहा है मतलब इधर आ जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इधर आ जाएगा पॉलिटिकल सेंटर में। आई होप आपको क्लियर हो रहा है सारे के सारे जो कंसेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। हम लोगों ने देखा था लेसन का जो नाम था वो रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट था। रीजन के बारे में हम लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट देख लिए, ठीक है, रीजन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बताया, स्टार्टिंग एक छोटे से बॉक्स से होती है, ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं पहले। हाँ, तो ये छोटा सा जो बॉक्स है उसमें एक रीजन दिए कुछ, कुछ रीजन दिए जैसे ए बी सी, ठीक है, 3 रीजन्स है। उसके बाद उसका पर कैपिटा इनकम बताया, पर कैपिटा उस रीजन में पर कैपिटा इनकम कितना है। पर कैपिटा इनकम का बेसिक मीनिंग होता है पर पर्सन इनकम, ठीक है, पर पर्सन कितना कमा रहा है उसका वो इनकम। थर्ड थिंग जो दिया है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब एक छोटा सा लाइन होता है जिसके नीचे, मतलब इसको पॉवर्टी लाइन बोला जाता है, जिसके नीचे जो भी पर्सन आएगा उसको बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, ठीक है ऐसा। उसके बाद अर्बनाइजेशन का रेट क्या है, मतलब शहरीकरण का रेट क्या है, वहां पे कितना अर्बनाइज फैसिलिटीज है, अर्बनाइजेशन कितना हुआ है वगैरह वगैरह। उसके बाद नेट इरिगेटेड एरिया टू द नेट टोटल सोन एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया टू टोटल सोन एरिया मतलब सोन एरिया मतलब वहां पे कितने क्रॉप्स उगे हैं, ठीक है, कितने क्रॉप्स उगाए गए हैं और उसको इरिगेशन कितना दिया है। मतलब सपोज करो अगर 100% क्रॉप्स उगाए गए हैं, 100% लैंड का यूज किया गया है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वहाँ पे इरिगेशन कितना है, 50% 60% वगैरह, उन दोनों का रेशियो। लास्ट में पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर, मतलब पर कैपिटा मतलब पर हेड, पर पर्सन कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है, उसका जो नंबर्स है काउंटिंग है वो दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, इन विच रीजन डू यू थिंक देयर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल, कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जहाँ पे ज़्यादा रहेगा, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जहाँ पे कम रहेगा, मतलब बीपीएल मतलब पुअर लोग जहाँ पे कम रहेंगे वहाँ पे, और जहाँ पे नेट इरिगेटेड एरिया ज़्यादा रहेगा वहाँ पे जो अपना सिंपल रिसोर्सेस है वो ज़्यादा रहेंगे, सिंपल, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ए। सेकंड क्वेश्चन, इन विच रीजन डू यू थिंक पीपल आर रिचर, कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे पीपल या फिर लोग ज़्यादा अमीर है, ऐसा कौन सा रीजन लगता है आपको। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से तीनों रीजन्स को देखो और पर कैपिटा इनकम देखो, रिच है ये कैसे पता चलता है, इनकम देख के। तो पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ के लोग ज़्यादा अमीर रहेंगे। तो सी में देखो 5000 है, और बी में 10,432 है, और ए में 15,466 है। सो ए वाले रीजन में पर पर्सन इनकम ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा अमीर हैं। तो सेकंड का भी आंसर ए हो जाएगा। थर्ड, इन विच रीजन डू यू थिंक पीपल में बी मोर हैप्पियर एंड वाई, कहाँ पे आपको लगता है, कौन से रीजन में ऐसे लगता है इस डेटा को देख के कि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो आपको देखना है सबसे पहले डेटा जो है, फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का है, उसके बाद थर्ड का देखते हैं। देखो जहाँ पे इनकम ज़्यादा है, ए में इनकम ज़्यादा है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन ए में सबसे कम है, मतलब पुअर लोग सबसे कम है। उसके बाद अर्बनाइजेशन का सबसे ज़्यादा रेट ए में ही है, और नेट इरिगेटेड एरिया मतलब जो वहाँ पे पानी का सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा किधर है, ए में ही है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है इसलिए कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोग सुखी है। तो सबसे ज़्यादा हैप्पियर कौन से रीजन में रहेंगे, ए में, इसका भी आंसर ए हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। Fourth question, do you think the given indicators or factors are enough to decide the standard of living of people in the region? इतने जो फैक्टर्स यहाँ पे दिए, जैसे उसका पर कैपिटल इनकम दिया, अर्बनाइजेशन का रेट दिया है, इरिगेशन का रेट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन का जो रेट है वो दिया है, लेकिन यही सारे इंडिकेटर्स इनफ होते हैं क्या, उसके बारे में पूछा है। तो वो नहीं होते, उसका आंसर है नो,
these indicators are not enough for getting the clear picture of regional development. Okay, so तो बाकी के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। कोई भी रीजन रहता है ना, उस रीजन में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला वहां की पॉपुलेशन, सेकंड वहां के रिसोर्सेस, थर्ड वहां की जो सोसाइटी है या फिर सोशल रिलेशंस, ठीक है। सॉरी, ये सोसाइटी नहीं है यहाँ पे, दैट इज साइज एस, मतलब इसका एक छोटा सा ट्रिक है बेचारे, पीआरएस। पीआरएस मतलब रीजन के डेवलपमेंट के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और रीजन तीन चीजों से सबसे ज्यादा डिफर करता है, ठीक है। पी मतलब पॉपुलेशन, सेकंड आर मतलब रिसोर्सेस, एस मतलब साइज नॉट सोसाइटी, ठीक है। तो हर कंट्री का जो, हर रीजन का जो पॉपुलेशन रहेगा वो अलग रहेगा। किसी रीजन का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी रीजन का पॉपुलेशन बहुत कम हो सकता है। रिसोर्सेस अलग अलग रहेंगे, कहीं पे रिसोर्सेस बहुत अच्छे हो सकते हैं, कहीं पे रिसोर्सेस बहुत कम हो सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं। साइज अलग अलग रहेगा हर रीजन का, सिंपल सी बात है। तो पॉपुलेशन, रिसोर्सेस और साइज, इन तीनों में वो हर एक रीजन डिफर करेगा, अलग रहेगा दूसरे रीजन से। तो अभी इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि सिर्फ इतने फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी रीजन का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ ये चेक करने के लिए, तो बाकी के इंडिकेटर्स क्या है तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, सो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहला सेक्स रेशियो। सपोज करो अभी सिंपल सी बात है, सेक्स रेशियो अच्छा होना चाहिए। सेक्स रेशियो के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है आपको, हम लोगों ने पहले पढ़ा है पहले के लेसन्स में। सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, हर 1000 मेल्स के पीछे कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स है। अगर वो 1000 से कम नंबर है फीमेल्स का तो सेक्स रेशियो कम है, और 1000 से ऊपर है फीमेल्स का नंबर तो फिर सेक्स रेशियो ज़्यादा है। सेक्स रेशियो ज़्यादा होना अच्छा होता है, फिर बैलेंस रहना भी अच्छा होता है, लेकिन कम होना अच्छा नहीं होता। सो वो रीजनल डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा कम है तो, ठीक है। सेकंड, लिटरेसी रेट भी अच्छा होना चाहिए। लिटरेसी रेट मतलब जिस पर्सन को, जो पर्सन लिटरेट है उनका रेट, जैसे कि उनको कोई भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो अगर पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट अच्छा खासा है किसी भी रीजन का, तो वो डेवलपमेंट के रास्ते पे है। थर्ड थिंग, क्राइम रेट कम होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। और लास्ट, एनरोलमेंट रेशियो। एनरोलमेंट रेशियो का बेसिक मीनिंग है कि कितने बच्चे स्कूल में एनरोल्ड है, स्कूल में जाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो एनरोलमेंट रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन लिटरेसी रेट से भी है। लास्ट में एक छोटा सा डायलॉग दिया है आपके बुक में, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन इज फंक्शन ऑफ its resources and population। ये छोटा सा डेफिनेशन दिया है। डेवलपमेंट ऑफ रीजन मतलब किसी भी एरिया का अगर डेवलपमेंट कराना है तो वहाँ वो डेवलपमेंट कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, ठीक है। वहाँ के रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज होने चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह। और सेकंड, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, उस पॉपुलेशन में स्किल्स होने चाहिए, तो ही वो डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। यस, देन नेक्स्ट, फैक्टर्स
अफेक्टिंग रीजनल डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। एक तो हो गया फिजिकल फैक्टर्स, सबसे पहला। फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, वही अपना जो पुराना है, एक क्लाइमेट आ जाएगा, सेकंड फिजियोग्राफी आ जाएगा, ठीक है, थर्ड अल्टीट्यूड आ जाएगा। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, सिंपल। उसके बाद फोर्थ जो चीज आएगी आ जाएगी, दैट इज रिलीफ। रिलीफ मतलब जमीन से उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, जैसे सपोज करो ये जमीन है, तो ये जमीन से उठा हुआ माउंटेन है, तो ये रिलीफ हो जाएगा ऐसा, ठीक है। सो फिजिकल फैक्टर जैसे क्लाइमेट हो गया, फिजियोग्राफी हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, रिलीफ हो गया, इसके ऊपर रीजनल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। कहीं का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहा, मॉडरेट रहा, तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट में डेवलपमेंट ज़्यादा होने के चांसेस कम है, क्योंकि वहाँ पे रेलवेज, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना थोड़ा सा, इंडस्ट्रीज डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिजियोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वहाँ के जो फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, वो सारे अच्छे होने चाहिए। अल्टीट्यूड नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा अगर हाइट पे हाइटेड माउंटेन्स रहेंगे और वहाँ पे अगर कोई रह रहा है, वहाँ पे अगर कोई रीजन बना के रह रहा है, तो फिर वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रिलीफ वही, रिलीफ और अल्टीट्यूड थोड़ा बहुत सेम है, ज़मीन से उठे हुए हिस्से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लेन एरिया होगा तो ज़्यादा बेस्ट है, हिली एरिया रहेगा थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर माउंटेनस पिक्स रहेंगे और वहाँ पे अगर सेटलमेंट है, तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस बहुत कम है रीजनल डेवलपमेंट के, बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। सो बाद में एक छोटा सा बॉक्स दिया है तो ये वाला, बाकी के फैक्टर्स भी देखेंगे हम लोग जो रीजनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डबरा या फिर जो छोटू सा बॉक्स है उसको कवर कर लेते हैं। एक रीजन दिया है यहाँ पे, नाइल रिवर बेसिन, ठीक है, और रीजन्स के नाम दिए अलग अलग, और यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर्स दिए जो उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका जो इफेक्ट है उस रीजन पे वो क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नाइल रिवर बेसिन है वो अफ्रीका में आता है। अफ्रीका में मतलब ये नाइल रिवर जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, तो एक इम्पोर्टेंट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, और जिस भी एरिया से वो जाएगी उस एरिया को उसका रिवर बेसिन बोलेंगे, ठीक है। तो नाइल रिवर बेसिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर अच्छा सा होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इरीगेशन का फैसिलिटी है, मतलब वाटर सप्लाई है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स पे ये सारी चीज़ें हो सकती है। एक तो वहाँ का सॉइल अच्छा रहेगा इसलिए एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, प्लेन एरिया रहेगा इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, रिसोर्सेस रहेंगे इसलिए इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर अवेलेबिलिटी रहेगा, और वाटर अवेलेबिलिटी से इरीगेशन भी होता है, सिंपल वाटर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया। अभी ये कहाँ पे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया तैगा रीजन में है, ठीक है। तैगा रीजन मतलब अपना जो अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से इक्वेटर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको टॉरिड जोन बोला जाता है या फिर ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है, फिर सब ट्रॉपिकल जोन आता है, उसके बाद टेम्परेट जोन आता है, उसके बाद लास्ट में आता है पोलर एरिया, ठीक है। यहाँ पे टुंड्रा, तैगा ऐसे रीजन्स है, तो फिर उसी का एक एरिया है तैगा। तैगा मतलब वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कैसा होता है, तो जैसे वो क्रिसमस ट्री होता है, तो ऐसा, ठीक है, ऐसा वो ट्रीज दिखता है। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, कॉनिफेरस ट्रीज पाई जाएंगी, तो फिर वहाँ पे कौन सा इंडस्ट्रीज डेवलप होगा, स्पेशली जो लंबरिंग एक्टिविटी है। लंबरिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, वुड कटिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो वुड कटिंग सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं वुड फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, सिंपल हार्डवुड ट्री होता है, ठीक। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ रहेगा। देन नेक्स्ट एक एरिया दिया है, जापान का एरिया।
जापान के एरिया में सबसे पहले जोग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से वहाँ पे, एक तो आइलैंड्स, आइलैंड लोकेशन है, मतलब पूरा का पूरा जो जापान का कंट्री है, जापान कंट्री है वो आइलैंड है, आइलैंड पे बना हुआ है। सेकेंड, वहाँ पे लो मिनरल रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मिनरल रिसोर्सेस बहुत कम पाए जाते हैं, ज़मीन से निकले हुए जो मेटल्स वगैरह है। जोग्राफिकल एक्सटेंट भी बहुत छोटा है, मतलब ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है एरिया में। तो फिर यहाँ पे होगा क्या, एक तो वो आइलैंड है, मतलब वहाँ पे आजू बाजू में समंदर होगा, समंदर होगा तो फिर वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी डेवलप हो सकती है और उस फिशिंग का ट्रेड वगैरह किया जा सकता है। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के बारे में बताया है, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, मतलब यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉइल अच्छी पाई जाती होगी, वोल्केनिक सॉइल वगैरह पाई जाती है यहाँ पे। इंडोनेशिया में बहुत सारे वोल्केनोस इरप्ट होते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, अभी सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट निकलता है उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर आ जाएगा। टूरिज्म, टूरिज्म क्यों होगा, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो आइलैंड्स एक फिजिकल फीचर्स है या फिर जोग्राफिकल फैक्टर है जिसकी वजह से वहाँ पे टूरिज्म वगैरह होता है, माउंटेन्स है, वैलीज है वगैरह वगैरह है। ठीक है, आई होप आपको इधर तक क्लियर हुआ रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट, रीजनल डेवलपमेंट को कंपेयर किया है या फिर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके बताया है, पॉपुलेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन और रीजनल डेवलपमेंट का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि किसी भी रीजन का डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सिंपल, पॉपुलेशन अगर अच्छी रही तो फिर वहाँ का रीजनल डेवलपमेंट होना तय है। ठीक है, पूरे रीजनल डेवलपमेंट में चार चांद लगा देगी। अगर पॉपुलेशन अगर अच्छी नहीं रही, एजुकेटेड नहीं रही, स्किलफुल नहीं रही, हेल्दी नहीं रही, तो फिर वहाँ का रीजनल डेवलपमेंट थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ठीक है, तो ऑल पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जितने भी पैरामीटर्स है डेवलपमेंट के, ऑल पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, अपने पॉपुलेशन पे। ऑल पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिपेंड ऑन पॉपुलेशन, सिंपल। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिपेंड करते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर? सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज अपना जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। सेकेंड, एज, सेक्स, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद लिटरेसी रेट। ठीक है, सो ये सारे जो फैक्टर्स है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको फर्स्ट लेसन में ही। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है, जहाँ की पॉपुलेशन, जिस भी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी हो, वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन रहेगा उसको डिवाइड कर देने का टोटल एरिया से, तो हमको उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो एक हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का डेवलपमेंट कैसा होगा। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है तो डेवलपमेंट होने के चांसेस कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्मल है तो फिर, या फिर मॉडरेट है तो डेवलपमेंट होने के ज़्यादा चांसेस है। एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, 15 to 59 हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पहले भी 15 to 59 की कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं वो ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होते हैं, वो ज़्यादातर काम कर सकते हैं, तो वो एज के लोग अगर होंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अगर वो एज के लोग कम होंगे तो फिर डेवलपमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। सेक्स मतलब जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसा। फर्टिलिटी मतलब किसी भी वुमन, कोई भी वुमन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, वो उसकी फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। फर्टिलिटी रेट भी अच्छा होना चाहिए, मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। ठीक है, मतलब स्पेशली इन्फांट मोर्टेलिटी होता है, छोटे बच्चों को डेथ रेट होता है, या फिर एडल्ट मोर्टेलिटी मतलब बड़े लोगों के मरने का डेट वगैरह वो कम होना चाहिए।
क्योंकि अगर अच्छी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो फिर वो देश के डेवलपमेंट या फिर रीजन के डेवलपमेंट में थोड़ा सा बाधा डालती है, सिंपल। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कौन से एक्टिविटीज ज़्यादा किए जा रहे हैं उस रीजन में। जैसे अगर हम लोगों ने देखा था प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज। सो अगर किसी भी रीजन में टर्शियरी एक्टिविटीज ज़्यादा हो रहा है तो फिर वहाँ पे ऑक्यूपेशन टर्शियरी सेक्टर में अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर वहाँ पे इनकम ज़्यादा जनरेट होता है। इनकम ज़्यादा जनरेट होगा तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, सिंपल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कोई भी पर्सन कितने साल तक जिएगा उसका एक्सपेक्टेशन, उसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे इंडिया में अराउंड 60-70 ईयर्स है, जापान में 84 ईयर्स है, वगैरह वगैरह, ऐसा, ठीक है। हर एक कंट्री का अलग होता है, वहाँ के वातावरण पे, वहाँ के खान पान पे, वहाँ के रहने लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है लोगों के कि वो कितने साल तक जिएंगे। अगर ज़्यादा साल तक अच्छे से प्रोडक्टिव होके जी रहे तो फिर सिंपल रीजनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद लिटरेसी रेट, सिंपल पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, ठीक है, ना कि ऐसे ही बिन काम के लोग हैं। जो बहुत सारे कंट्रीज में पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो फिर वहाँ का डेवलपमेंट थोड़ा सा कम होता है। ओके, सो इसकी और एक बात है, दैट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी वाइज भी अच्छी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत ही कम होनी चाहिए या फिर बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। क्वांटिटी वाइज अच्छी खासी मॉडरेट पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ये पॉपुलेशन के ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ के रिसोर्सेज का कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन या फिर यूज़ कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, एज के ऊपर, जेंडर्स के ऊपर, उसके बाद वहाँ का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा, लिटरेसी रेट रहेगा, उनका एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितने अच्छे से एफिशिएंटली अपना जो ये है रिसोर्सेस है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, उसका कितना अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उस कंट्री का या फिर उस रीजन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो बताया है दैट इज अपना 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, 5 स्टेजेस। सो 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसमें सबसे पहला जो चीज़ है, लास्ट के जो स्टेजेस थे, ठीक है, 1 2 3 4 5, लास्ट के जो 4 5 स्टेज थे, स्पेशली लास्ट स्टेज, वो लास्ट स्टेजेस में एक स्पेशलिटी था, दैट इज लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है। ये उसकी स्पेशलिटी थी, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। बहुत ना के बराबर बर्थ रेट होता था, बर्थ नंबर ऑफ बर्थ होते थे, और ना के बराबर डेथ रेट होते थे, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका होता था। इट इज इंडिकेटर ऑफ हाई डेवलपमेंट। तो ठीक है, लास्ट स्टेजेस में जो हम लोगों ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देखा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, ठीक है, तो उसमें लास्ट के जो स्टेजेस थे वहां पे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट दिखा रहा था। लो बर्थ रेट मतलब बर्थ का नंबर जो उस कंट्री में या फिर उस रीजन में जो नंबर ऑफ बर्थ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, बिकॉज वहाँ की जो फैमिलीज है, जो भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होंगे, हाई इनकम होगा उनका, और इतने ज़्यादा बिजी होंगे कि वो उनको अपनी फैमिली बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा बच्चों पे फोकस नहीं करते। एक दो बच्चे हो गए तो उनका काम खत्म हो जाता है, मतलब ज़्यादा फैमिली ग्रो करने में वो मानते नहीं है, तो बर्थ रेट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा। डेथ रेट कम क्यों होता है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी होती है। किसी भी जो डिसीज़ का, बुरे से बुरे डिसीज़ का इलाज आज पॉसिबल, मतलब उस रीजन में पॉसिबल होता है, तो लोगों के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो डेथ रेट कम हो जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे हाई डेवलपमेंट हो चुका है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद पिरामिड्स, पॉपुलेशन पिरामिड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। ये क्या शो करता है? एक तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ की पब्लिक का, ठीक है, वहाँ के रीजन का वगैरह ऐसा। सो एम्प्लॉयमेंट, एंड दूसरी चीज जो ये शो करता है दैट इज कंजप्शन पैटर्न।
सेकेंड चीज जो है सोशल नीड्स, ओके। और जो थर्ड चीज है दैट इज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो पॉपुलेशन पिरामिड्स जो हम लोगों ने तीन टाइप के देखे थे, ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन के पिरामिड्स देखे थे, कॉन्स्ट्रक्टिव पिरामिड, एक्सपांसिव पिरामिड वगैरह वगैरह। तो उसमें हम लोग को जो लोगों के एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो पता चलता है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। लोगों के जो कंजप्शन पैटर्न्स है वो पता चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल नीड्स पता चलते हैं, मतलब नॉर्मली वो बहुत कुछ शो करते हैं। सोशल नीड्स मतलब उनका शेल्टर, क्लोथ, फूड, ऐसे जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर साइकोलॉजिकल बिहेवियर पता चल जाता है अलग अलग पिरामिड से, पॉपुलेशन पिरामिड से। तो ये सारे चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि अपना जो ये रहेगा किसी भी रीजन का डेवलपमेंट वो कितना ज़्यादा होगा, ओके। बस ओके। और एक चीज है दैट इज पॉपुलेशन से रिलेटेड। नॉर्मली ऐसा सिस्टम होता है कि हायर द पॉपुलेशन, लोअर द पर कैपिटा इनकम, ठीक है। किसी भी कंट्री का या फिर रीजन का जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ के रहेगा या फिर पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा उतना वहां का पर कैपिटा इनकम जो रहेगा या फिर पर पर्सन जो इनकम रहेगा वो कम रहेगा। जैसे सपोज करो, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई कंट्री है या फिर अपना ही कंट्री लेते हैं, सपोज करो हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, ठीक है। जस्ट सपोज 1 लाख रुपए पूरे देश के पास, और अपनी देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ठीक है। हमारे पास कितना इनकम है? 1 लाख। पूरे देश का इनकम 1 लाख है और पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। तो अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन में, मतलब 140 करोड़ लोगों को इक्वली 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे तो सबके हिस्से में जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम आएगी, ठीक है। उसके ऑपोजिट साइड यही 1 लाख है और दूसरा कोई कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 20 करोड़ है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर वहाँ पे ये 1 लाख अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे कंपैरिजन में वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ का इनकम अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम लोअर ही रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो अगर इनकम को इक्वली डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। पॉपुलेशन अगर कम रहेगा और उसको इनकम को इक्वली डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट, ये छोटा सा जो बॉक्स है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें कुछ रीजन्स के नाम दिए ABCDEFGH, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मालनरिश चिल्ड्रन अबाउट टू एंटर स्कूल इसका डेटा दिया है, और सेकंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन इसका डेटा दिया है 2016 का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन इन टेबल 7.4, यूज द Spearman's rank correlation, find the correlation between the two variables, what can you comment about the development in this region, ठीक है। इसका बेसिक मीनिंग है कि आप लोगों को करना क्या है, ये जो डेटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। मालनरिश्ड चिल्ड्रन मतलब क्या होते हैं? जो कुपोषित है, मतलब जिनकी बॉडी फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। उनका पेट बहुत बड़ा होता है, एक तरह का रोग होता है, वो अच्छे से खाना पीना, न्यूट्रिशियस फूड ना मिलने की वजह से वो होता है, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी समस्या है और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग परसेंटेज दिया है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उस रीजन में गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है, उसके बारे में बताना। तो एक बेसिक सा आप पढ़ लेना, एक कंक्लूजन वगैरह निकाल लेना और एक पैराग्राफ लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कि जैसे सपोज करो कि ए रीजन में 29.3% मालनरिश चिल्ड्रन है और वहाँ पे बहुत कम, उसके कंपेरिजन में बहुत कम एजुकेशन पे खर्चा किया जा रहा है। हेल्थ का तो दिया नहीं है, एक्चुअली इन लोगों ने हेल्थ का भी थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहिए था, लेकिन एजुकेशन का दिया है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर आपको दिख रहा है तो ई रीजन में 31.7% मालनरिश चिल्ड्रन है और वहाँ पे 4.09% एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। तो जस्ट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कौन से रीजन में खर्चा हो रहा है, सबसे कम कौन से रीजन में खर्चा हो रहा है, सबसे ज़्यादा मालनरिश कहाँ पे, कम कहाँ पे, वगैरह वगैरह, उसको एक कंपेयर करके एक पैराग्राफ लिख देना, ठीक है। ओके, देन आगे और एक छोटा सा बॉक्स दिया है जिसमें जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है।
सो ऐसा आपके एग्जाम में भी आ सकता है, एक छोटा सा ग्राफ वगैरह या फिर एक छोटा सा बॉक्स वगैरह देंगे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लैंड यूज एंड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, लैंड यूज और रीजनल डेवलपमेंट का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर देखोगे तो कुछ रीजन्स के नाम नाम दिए सबसे पहले इस बॉक्स में। सबसे पहले देखो रीजन्स के नाम कौन कौन से, ए बी सी डी से लेके एल तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, इतने सारे रीजन्स है। उसके बाद एरेबल लैंड का कुछ परसेंटेज दिया, मतलब वहाँ के रीजन्स में जो भी ए से लेके एल तक जितने भी रीजन्स दिए, हर एक रीजन में एरेबल लैंड का परसेंटेज कितना है। एरेबल लैंड मतलब जहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर नहीं होता, एकदम फालतू का लैंड पड़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर करेंगे तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसे ही पड़ा है, मतलब उसका यूज नहीं होता। सेकेंड, लैंड अंडर सॉरी लैंड अंडर लैंड अंडर पर मैनेज क्रॉप्स। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। मतलब नॉर्मली जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स के मतलब ऐसे कितना कितना परसेंट में लैंड है जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। उसके बाद लैंड अंडर द परमानेंट, हाँ लैंड अंडर द परमानेंट क्रॉप्स। उसके बाद लैंड अंडर द परमानेंट मिडोज एंड पैस्चर्स। पैस्चर लैंड कितना है, पैस्चर लैंड मतलब जहाँ पे घास फूस वगैरह होती है और वहाँ पे एनिमल्स को चराया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है लैंड अंडर द फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद अदर लैंड। उसके बाद लास्ट में जीडीपी इन बिलियन डॉलर्स, वहाँ उस एरिया का जीडीपी कितना है वगैरह वगैरह। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, उसके हिसाब से आंसर्स ढूंढते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द टेबल शो, क्या शो कर रहा है बेचारा, लैंड यूज और रीजनल डेवलपमेंट का रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, सिंपल, ये लैंड यूज अलग अलग चीज़ों के लिए लैंड यूज हो रहा है। जैसे कि एक हो गया एरेबल लैंड, मतलब ऐसे ही पड़ा है। उसके बाद दूसरा है परमानेंट क्रॉप्स के अंडर, तीसरा है पैस्चर्स के अंडर, चौथा है फॉरेस्ट के अंडर, या फिर उसके बाद अदर लैंड मतलब अदर पर्पज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए वगैरह। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन, विच रीजन हैज द हाईएस्ट लैंड यूज अंडर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कौन सा रीजन बाजी मारा है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि लैंड अंडर परमानेंट क्रॉप सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है आपको, 16% वो सी है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेकंड का आंसर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, विच रीजन हैज द हाईएस्ट जीडीपी। जीडीपी सबसे ज्यादा किस रीजन का है। तो देखो यहाँ पे जीडीपी लास्ट में दिया है, ये 76 हो गया, ये 1364 है। उसके बाद 11325, ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, सो ये कौन से है, आई, आई रीजन। उसके बाद विच रीजन हैज़ द हाईएस्ट लैंड यूज अंडर द कैटेगरी अदर लैंड एंड व्हाट इज इट्स जीडीपी। ऐसा कौन सा रीजन है जिसका अदर लैंड की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है और उसका जीडीपी कितना है। तो अदर लैंड के डबड़े में देखते हैं हम लोग छोटू सा। ठीक है, अदर लैंड में 39 32, उसके बाद 95, सबसे ज़्यादा तो 95 लग रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा 95, मतलब जी। ठीक है, और उसका जीडीपी कितना है वो भी देखना है हमको। जी का जीडीपी 1391.25। ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, राइट योर कंक्लूजन इन द फ्यू सेंटेंसेस। मतलब आपको वही बताना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जीडीपी है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम जीडीपी है, कहाँ पे परमानेंट क्रॉप्स ज़्यादा है, किस रीजन में कम है, सबसे ज़्यादा कम है वगैरह वगैरह। तो आराम से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली सिर्फ एक बार देख लेना कि क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उतना ज़्यादा मतलब पैराग्राफ लिखना ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम में आए तो लिख देना, सिंपल। ओके, नेक्स्ट और एक बॉक्स है। ओके, सो नेक्स्ट जो है और एक बॉक्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट। अभी जो न्यू पॉइंट है दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज, और इनका और रीजनल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है ऐसा।
तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे देखो, वैसे तो इस बॉक्स में क्या बताया, रीजन्स के नाम दिए, वही पुराना सिस्टम ABC वगैरह। उसके बाद ईयर सेम है 2018 में। सबसे पहला जो बॉक्स बता रहा है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द जीडीपी या फिर टू द जीडीपी, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, थर्ड टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, और लास्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो सबके बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। सबसे पहले जीडीपी क्या होता है वो देखो, शायद से मैंने पहले बताया था। जीडीपी मतलब सिंपल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। इसका बेसिक मीनिंग होता है कि विद इन द कंट्री, अपने कंट्री के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है हर चीज का, जैसे सुई से लेके रॉकेट तक, कपड़े से लेके प्रिंटर तक, पेन से लेके पंखे तक, हर चीज जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उसका जो टोटल वैल्यू रहता है उस वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। और उसमें सारे सेक्टर्स को काउंट किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर वगैरह वगैरह, एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से लेके बैंकिंग सर्विस वगैरह वगैरह सबको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी बताया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, तो HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें अलग अलग लेवल्स आते हैं, जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है, पर्सनल डेवलपमेंट आता है इंसान का, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट आता है, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, सोशल डेवलपमेंट आता है। मतलब अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट आता है और उसको कंबाइन करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। यूएनडीपी करके एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि HDI छापना, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज इन विच रीजन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो कौन सा ऐसा रीजन दिख रहा है भाई, सबसे पहला प्राइमरी वाला ये छोटा सा बॉक्स है, और इसमें सबसे कम किसका दिख रहा है, वन, वन मतलब ए रीजन, ए रीजन में सबसे लीस्ट है, उसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज द मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन सा है, 14, 14 मतलब ई वाला रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच रीजन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज द मोस्ट, टर्शरी एक्टिविटीज कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे, और सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, 66 मतलब बी रीजन। के बाद विच रीजन हैज द हाईएस्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट लग रहा है, तो 41, 41, 93 मतलब ए रीजन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। कैन यू ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 4। कंक्लूजन आपका काम है, सिर्फ उसको समराइज कर देना है कि कौन से रीजन में सबसे कम है, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और जहाँ पे स्पेशली जो टर्शरी सेक्टर ज़्यादा है, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप है, वहाँ का HDI भी अच्छा खासा डेवलप है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली अगर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो मैंने अभी एक पॉइंट बताया आपको इंपॉर्टेंट, दैट इज जहाँ पे टर्शरी सेकेंडरी एक्टिविटी, स्पेशली टर्शरी एक्टिविटी ज़्यादा डेवलप होती है, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा खासा होता है, मतलब वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ रहता है, ठीक है। क्योंकि जो डेवलप एरिया रहता है, ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जो भी डेवलप एरिया रहेगा वहाँ पे टर्शरी एक्टिविटीज ज़्यादा रहेंगी, और टर्शरी एक्टिविटीज मतलब वहाँ पे इनकम ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। इनकम ज़्यादा जनरेट होगा तो सिंपल सी बात है वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो ये याद रखना, ठीक है।
सो टर्शियरी एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाएगा, वही बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, डॉक्टर का सर्विस, लॉयर का सर्विस, उसके बाद जो भी ट्रेड होता है, स्पेशली ट्रेड बिजनेस, वो सारे टर्शियरी एक्टिविटीज में आती है। इसलिए वहाँ पे इनकम ज़्यादा जनरेट होता है और वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा उसकी वजह से होता है उस रीजन में, ठीक है। उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बताया है और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बताया है। ये लास्ट 2-3 पॉइंट बाकी है अपने। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट और उसकी कॉजेस ऑफ, सबसे पहले बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है वो देखेंगे, रीजंस ऑफ इम्बैलेंस डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजीज फॉर काउंटरिंग द इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ का मतलब सोसाइटी अच्छी कैसे डेवलप होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। सोसाइटी के लेवल पे हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, ऐसा सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगर ये सारा अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ है तो फिर वहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस है। मतलब सपोज करो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, ये ए है, बी है, सी, डी और ई, ये 5 रीजन्स है। सारे रीजन्स का इक्वली अच्छे से डेवलप हुआ है तो उसको बोलते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। और अगर ए का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है और बी का बहुत कम डेवलपमेंट हो गया है, डी का थोड़ा सा मॉडरेट डेवलपमेंट हो गया है, इसका मतलब वो इम्बैलेंस डेवलपमेंट है, सिंपल, ठीक है। तो इम्बैलेंस डेवलपमेंट क्यों होता है उसके रीजंस देखते हैं, उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, उसके मेजर्स देखते हैं और थोड़ा बहुत एक बॉक्स है लास्ट में, उसके बाद आपका लेसन खत्म हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर रीजनल इम्बैलेंस क्यों है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो रीजन है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में वही सारी चीजें आ जाएंगी, क्या क्या, एक अपना क्लाइमेट आ जाएगा, दूसरा अपना फिजियोग्राफी, वही अल्टीट्यूड, हाइट, रिलीफ वगैरह वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ों की वजह से अपना रीजनल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। कहीं का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम रहता है तो वहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट अच्छा डेवलप नहीं होगा, और कहीं का क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा तो वहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। फिजियोग्राफी अच्छा होना चाहिए तो रीजनल डेवलपमेंट होगा, फिजियोग्राफी खराब हुआ तो रीजनल डेवलपमेंट नहीं होगा। सो ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट होता है अलग अलग एरियाज में, ठीक है। जैसे कश्मीर में कश्मीर के एकदम एक्सट्रीम कोल्ड के रीजन्स में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत खतरनाक है, ठीक है। वैसे ही राजस्थान के एकदम एक्सट्रीम डेजर्ट्स में डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, फिजिकल फैक्टर्स सपोर्ट नहीं करते ऐसा। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, रोडवेज, रेलवेज वगैरह, ठीक है। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इनके ऊपर भी रीजनल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। लोकेशनल एडवांटेज में रिसोर्सेस आ जाएंगे। अगर कहीं पे रिसोर्सेस अवेलेबल रहेगा तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू है अपने इंडिया में, छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप हुई है और वहाँ का रीजनल डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है। उसके ऑपोजिट ऐसे भी एरियाज है जहाँ पे कोई रिसोर्सेस नहीं पाए जाते तो फिर वहाँ पे लोकेशनल एडवांटेज नहीं रहेगा और रीजनल इंबैलेंस क्रिएट होगा। कहीं पे अगर डिजास्टर्स आया, जैसे कि फ्लड आया, सुनामी आया, साइक्लोन आया या फिर कोई भी अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह, तो फिर वहाँ पे डिजास्टर की वजह से पूरा डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाएगा तो फिर वो एरिया फिर से, वो रीजन फिर से डेवलप होने में टाइम लगता है, तो फिर वो दूसरे एरिया के मुकाबले अंडर डेवलप रहेगा। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स, वही एज, अपना ह्यूमन फैक्टर्स, लेबर वगैरह, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्कर्स, जो भी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, लिटरेट पॉपुलेशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रीजनल डेवलपमेंट कितना होगा। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। किस एरिया में अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है, फिर प्राइवेट लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर उस एरिया का डेवलपमेंट में 4 चांद लग सकते हैं, ठीक है, ऐसा। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट, स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है।
तो उसमें सबसे पहला रीजंस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसकी वजह से रीजनल इंबैलेंस क्रिएट हुआ है, रीजंस ऑफ रीजनल इंबैलेंस। ठीक है, उसके बाद फंड्स एलोकेट करना चाहिए, जिस भी एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ है उस एरिया को फंड्स एलोकेट करनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट। थर्ड चीज, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके बाद जो भी ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस कैपिटल हो गया, मतलब जिस सेक्टर में कमी है, इंडस्ट्रीज में कमी है या फिर एजुकेशन में कमी है, हेल्थ में कमी है वगैरह वगैरह, तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करने के लिए हर एक एरिया में जो भी अलग अलग सेक्टर्स है उसमें कंट्रीब्यूशन या फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लास्ट में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक ही जगह पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे अलग अलग जगह पे ऐसे डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऐसा तो ज्यादातर लोकल, ज्यादा से ज्यादा लोकल लेवल पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो सकती है और सारे रीजन्स का इक्वली डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद लास्ट, रीजनल इंबैलेंस रिडक्शन स्ट्रेटेजी, लास्ट में भी इस छोटे से बक्से में दिया है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और एक्स्ट्रा, कि एक तो सपोज करो, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी बेसिक प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स या फिर पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हैं बैलेंस डेवलपमेंट करने के लिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक वगैरह, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन सप्लाई कर सकते हैं, जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट्स का सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी कर सकते हैं, वे रोड्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं लोगों तक। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी हम लोग रोड्स, रेलवेज वगैरह बांध रहे हैं वो और अच्छा कर सकते हैं, स्पेशल फंड्स दे सकते हैं उसके लिए, लोगों का स्किल डेवलपमेंट करा सकते हैं, गवर्नेंस बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट का जो रोल है वो सिर्फ मंत्रालय में बैठ के स्कीम बनाना नहीं होता, पब्लिक तक जाके उनको फैसिलिटीज देना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, मतलब रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वो सब अच्छे से बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, और पॉलिसी रिव्यू कर सकते हैं कि जो भी अपना अभी का रीजनल डेवलपमेंट का पॉलिसी उसको फिर एक बार चेक करो, ठीक है नहीं है वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से स्टेप्स लो। इस तरीके से हम लोग अच्छे से रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करा सकते हैं किसी भी देश में। ओके, सो यही था इस 7 चैप्टर में, पूरा का पूरा चैप्टर जो अपना है वो एंड हो चुका है कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली। आई होप आपको पूरा सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।